बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मरीम नवाज़ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब अपने हलकों में उतर गए और अब वो डायरेक्टली अवाम से कनेक्ट हो गए हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ उन्होंने कर दिया है और आज अवाम ने खूब सेल्फियों के भी मज़े लिए और आप जो लीडरान हैं वो भी अवाम में मिल घुल गए। अब देखना ये होगा कि इस इलेक्शन में किसको बरतरी, किसको अवाम वोट देती है। 2,77,000 FC और रेंजर और हमारी आर्मी के एहलकार भी तलब कर लिए गए हैं जो कि इलेक्शन में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दूसरी जानब कंटोनमेंट और KMCs को फ़ंड और टेंडर अजरा करने से भी रोक दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी PTI के कैरियर के हवाले से। बहुत कहते हैं कि रवानी के साथ उन पर जो केसेस थे अब वो भुगताए जा रहे हैं। उनकी जो हेयरिंग्स हैं उनको जल्द अज जल्द किया जा रहा है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कराची से लेकर पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुहिम कैसी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान की भी आज बड़ी रैलियाँ दिखने में आई शहर कायद में। दूसरी जानिब पंजाब के कुछ तालीमी इदारे भी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद हैं। तमाम उम्र पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा आपने मुल्की सियासत के देखे हैं। निजी TV के आप ब्यूरो चीफ हैं सैयद राहत अली। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब, आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, आगाज़ करते हैं। ब्लूमबर्ग का एक सर्वे आया है। उस सर्वे में वो बता रहा है कि बानी PTI की जो कहें कि पजीराई है या जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उसमें कमी आई है। वो 55% पर आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब जो कि 36 पर थे वो बढ़कर 57 पर आ गए हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है नवाज शरीफ साहब की। तो हुन आराम है। अब आपको ये अच्छे लग रहे हैं सर्वे? सर बहुत कम बताया उन्होंने। अच्छा, नवाज शरीफ की मकबूलियत 100% हो चुकी है। बहुत कम बताया उन्होंने, इसीलिए बल्ले का निशान गायब किया गया है ताकि नवाज शरीफ की मकबूलियत 100 से भी अबव चली जाए। तो ये तो ब्लूमबर्ग है और गैलेप सर्वे है और दीगर जितने भी सर्वेज हैं ये उसी तरह है कि तमाम दांदी जजा और बदमाशी और गुंडागर्दी इलेक्शनों की जो दावे करते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, यही यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे होते थे। और अभी भी आपको पता है सिर्फ 49 गैर मुल्की रिपोर्टर्स को जो है वो वीजा इशू किए गए हैं। क्यों? तमाम रिपोर्टर्स का हक बनता है कि वो आए और रिपोर्टिंग करें। तमाम रिपोर्टर्स को उनको देनी चाहिए। अच्छा, मुल्क के अंदर में हजारों रिपोर्टर्स आते तो मालूम पड़ती दूध का दूध पानी का पानी। मगर क्योंकि इनके माइंड में ये है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने जो है ना नवाज शरीफ को जितवाना है। ये तमाम गैर मुल्की ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान को तनज़ुली की तरफ धकेला है, जिन्होंने 22 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला है, वो चाहती है पाकिस्तान तरबतर रहे, पाकिस्तान उलझा रहे, पाकिस्तान परेशान रहे ताकि पीछे से हमारी मादनियात जो है वो लुटती रहे और पाकिस्तानी कौम आपस में दस्तो गिरबान रहे। और यही इनकी कामयाब पॉलिसी है। उसी पे कामयाबी से ये अमल पैरा है और उसके बीच में एक रुकावट आ गई है इनके खान साहब की शक्ल में, जो रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे की बात लेके खड़े हो गए। अब इसी चक्कर के अंदर में वो PTI और खान साहब को तकलीफ दे रहे हैं। मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से 8 फ़रवरी को पाकिस्तान की पूरी कौम निकलेगी और साबित करेगी कि वो एक जिंदा कौम है। और ये आप देखें 2,62,00,000 बच्चों को तालीम के हक से महरूम किया जा रहा है। 2,62,00,000 बच्चे तालीमी मैदान में गए नहीं है, तालीम की स्कूलों की शक्ल तक नहीं देखी। इसके अलावा करोड़ों और लोग हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6ठी जमात तक पढ़ा हुआ है। जिस मुल्क की हालत उन्होंने ये कर दी हो वो आप बताएं, उस मुल्क को अब तरक्की की तरफ कैसे देखेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, मुल्क को बर्बाद इसलिए किया जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान की लुटती हुई मादनियात के ऊपर बात ना कर सके और कुछ लोगों को खरीद ले और जो पढ़ लिख जाए उनको बाहर के मुल्कों को वीजे दे के बाहर रवाना कर दे। यहाँ पे इनके टोले के मुस्तनद अफराद काबिज रहे हर इदारे के ऊपर और वो मुल्क का खाना खराब करते रहे। अच्छा, तकरीर बहुत अच्छी वैसे की है आपने। ये तो आपका अपना मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ नहीं है, ये हकीकत है।
उसमें मौकिफ की क्या बात है? आपको नजर नहीं आ रहा क्या पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है? क्या 2,62,00,000 बच्चे तालीम से महरूम नहीं है? उन्होंने स्कूलों की शक्ल नहीं देखी? क्या 4.25 करोड़ भिखारी हमारे मुल्क में नहीं घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। जब ये हकीकत है तो कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, 35, 40 साल से और 70 साल से कौन हमारा को मुसलत है? किन्होंने मार्शल लॉ लगाए? किन्होंने मुल्क को तोड़ा है? कौन जिम्मेदार है भुट्टो साहब की फांसी के? कौन जिम्मेदार है जनरल बाजवा के कत्ल में? कौन जिम्मेदार है जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल में? कौन जिम्मेदार है दीगर हमारे बड़े बड़े जनरल्स और एयर मार्शल के कत्ल में? क्यों आज तक वो मंजर आम पर नहीं लाए गए? क्यों उनको पर्दे के पीछे रखा गया? नहीं तो लाते ना, आप लोग भी तो नहीं सर, हम लाए नहीं लाए, हमारे पास वो पावरफुल हुकूमत नहीं थी। मगर इंशाल्लाह आप 2 अक्सरियत हुकूमत आई तो आप देखेंगे कि कवानीन भी पाकिस्तान के तब्दील होंगे और बेनकाब भी होंगे। जितने लुटेरे हैं वो सारे के सारे जो मादनियां लूट रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे। अक्सरियत तो सर ये वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल। बेशक आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक्त जो इनकी कोशिश भी है यही है कि हमारा ये जो ख्याल है वो गालिब की तरह बह जाए। हाँ, मगर हमें कौन से उम्मीद है? हमें अपने मुल्क की आवाम से उम्मीद है कि वो बाहर निकलेगी। कौम के आवाम को वोट का हक नहीं दिया जा रहा है। कौम के आवाम को बायोमेट्रिक नहीं दिया जा रहा है। किस पे ठप्पा लगाए? कौम यही उलझावा दिया गया। एक तरफ तालीम नहीं दी गई, दूसरी तरफ कौम को उलझावे में डाला जा रहा है। अक्सरियत कौम की पढ़ी लिखी नहीं है हमारी, उनको उलझावे में डाला गया। कौन से निशान पे जाए? डालना तो पीटीआई को है, मगर कौन है पीटीआई का? ये बैंगन है, आलू है, क्या? मगर इंशाल्लाह इंटरनेट के जरिए दीगर तमाम कोशिशों से हम एक एक निशान अपने एक एक वोटर को बताएंगे कि आपको कौन से निशान पे लगाना है और कहां पे लगाना है। चलें आगे। आपका शाह साहब ये एग्री करते हैं आप कि 2/3 अक्सरियत की, चलें अभी तो एक मुअम्मा है निशानों का, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर इनको निशानात अभी ये समझ लें आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने ऐप लॉन्च की है, गौर खान बता रहे थे, कुछ फ़ायदा होगा इससे? देखें साजिद, 2/3 अक्सरियत को तो भूल जाएं आप, वो तो अब किसी भी पार्टी की नहीं आती। अच्छा, ठीक है। रही पीटीआई की बात, तो पीटीआई तो वैसे ही अपने इंटरनल मामलात में इतनी उलझी हुई है कि इनके तो आप देखिए कि ना कैंप लग सकेंगे इनके तो, ठीक है ना आप अभी देख लें कि कोई पीटीआई नहीं लगाएगी या पीटीआई को लगाने दिए नहीं जा रहे? सर कुछ भी कह सकते हैं आप। नहीं एक बात होगी ना, या तो इनको जो निगरान हुकूमत है जिसको कमोबेश पंजाब की हुकूमत को 1 साल हो गया, जो 3 महीने के लिए आए थे, तो वो लगाने नहीं दे रही। इनको बाहर आना चाहिए। अच्छा, अगर इनको इंतखाबात में फुल फ्लैश हिस्सा लेना है तो इनके वर्कर देख लेना आप, कहीं नजर नहीं आ रहे। इनकी ना चौकिंग नजर आ रही है, ना कोई मीटिंग नजर आ रही है, ना कोई फ्लैग नजर आ रहे हैं। तो ये किस तरह अवाम में जाके किस तरह वोट का करेंगे? ये तो नहीं कर सकते। अभी सिर्फ कराची में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के अलावा या मुत्तहिदा के अलावा थोड़ी बहुत कोई भी ऐसी वर्किंग नहीं हो रही कि माहौल देख लें आप, आपको लग रहा है कि इस टाइम इलेक्शन का माहौल है? 15 दिन रहेगा इलेक्शन को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी बनी है, उनकी मैंने रैलियां देखी हैं, उनके खवातीन विंग की सोशल मीडिया पे भरमार है, वीडियो मैसेजेस की, ग्राउंड पर बड़ी बड़ी रैलियां और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। पीटीआई वाले कहाँ हैं? मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, बिल्कुल आपको टाइम देंगे जी। सर बात असल ये है कि इस्तेकाम पार्टी तो अभी नहीं बनी है और इसमें भी सारे लोग वही हैं जो माशाल्लाह से पीटीआई में थे। हाँ, मैंने कुछ वो वर्कर भी देखे सर, मैंने वो चेहरे भी देखे जो पीटीआई की मीडिया को चलाते थे वो वही मुझे दिखे। मैं गया था मरकज उनके जी, वो मैं भी होके आया हूँ, तो वहाँ पर वो सारे लोग नजर आ रहे हैं ज्यादातर जो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा उनके पास भी कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको याद होगा कि पीएसपी नामी एक जमात बनी थी जिस पे इल्जाम था कि वो जेलों के बाहर उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी और वो कहते थे कि इधर आ जाओ तो तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, तुम गंगा नहा लोगे। और अब ये तो नहीं है कि इधर आ जाओ इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो वो तो है सर, ऐसा ही को नजर आ रहा है, देख लेना। जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली वो जमजम से नहा लिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो आज भी अंदर। अब मुकद्दर जो तकदीर लिखने वाला तो मेरा रब है, पीटीआई का क्या है? कुछ इस इलेक्शन में कोई 5-10 सर देखें, इनको पीटीआई को वोट तो पड़ेगा, खामोश वोट। अच्छा,
खामोश वोट पड़ेगा मुल्क इनको। भर से कितनी नशिस्तें हैं? मुल्क भर से तकरीबन पीपल्स पार्टी की थी पिछले इलेक्शन में 17, तो मुझे तो मेरा 37 मुल्क भर से, मुल्क भर से तो तकरीबन पीटीआई पीटीआई सर 50 प्लस ही करेगी। 50 प्लस करेगी, तो बहुत बड़ी तादाद बता रहे हैं आप। 50 प्लस ये आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एनालिसिस बता रहे हैं कि 50 प्लस। 50 प्लस करेगी। सलीम सचरानी साहब, आपने कहा कि मुझे मौका दिया जाए। सलीम सचरानी साहब, एक तो 50 का सर, ये अकाउंट, जो एक आपने सहाफी, तहरीक इस्तेकाम पार्टी की जो बात की आपने कि उसमें बहुत रश नजर आ रहा, बहुत वो कच्ची आबादियों में 25-25 हज़ार में गरीबों खवातीन को और उनको खरीदारी करके इलेक्शन तक मुहिम के लिए 25-25 हज़ार रुपये में खरीदारी इनकी चालू है। अच्छा। कि वो लोग मजबूर, इन्होंने लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो अपना वोट बेचने के लिए भी तैयार होते हैं। वो अपना काम इलेक्शन मुहिम का जो है उसमें भी वो पैसे जहाँ से मिलते हैं वहाँ काम करते हैं बहुत से लोग। तो ये माहौल इन्होंने इस तरह का गंदा कर दिया है कि वो चाहते हैं कि इसी तरह के लोग इस मुल्क में बचें जो अपनी ज़रूरत पूरी न कर सकते हो, जिनके वोट हम खरीद सकें, जिनके इलेक्शन के टाइम पे जिनको काम करने के लिए हम खरीदो फरोख्त कर सकें, फिर बाद में इन्हीं के ऊपर टैक्स लगा के सूद समेत इन्हीं से वसूली करें। और इन्हीं से वसूली होती है, ऐसा नहीं कि ये बख्शे जाते हैं, वसूली भी इन्हीं से होती है। और उनके बैरून ममालिक में अकाउंट भर रहे होते हैं और ये बेचारे गरीब लोग आर्जी अपने मुनाफे के लिए, आर्जी उसके लिए अपने आप को बेच रहे होते हैं। तो ये माहौल जो है वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। उसके तमाम तर जिम्मेदारी आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर आती है। इन चीज़ों की तमाम तर जिम्मेदारी वो शायद भूल गए हैं कि इनको मरना भी है, अल्लाह को जवाब भी देना है। क़यामत के दिन गलों में तोप डाल के घसीटा भी जाएगा, आग में भी जलाया जाएगा, और जब जलन की खुशबू कम होगी तो दोबारा चमड़ी ला के जलाया जाएगा। ये सारी बातें शायद भूल गए। हर्फ तो कर लिया मगर तर्जुमा शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, जिसके बावजूद भी इनके ख्याल नहीं है। अभी तक जनरल बाजवा साहब के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो वीडियो जजीरे खरीद लिए उन्होंने, इनके ऊपर कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। इन्होंने पाकिस्तानी फौज का मोरल डाउन करने की बातें की, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके ऊपर एक्शन हो, और होता हुआ नजर नहीं आता तो डाउट होता है, हमें भी शुबा होता है कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ भी उसी रविश पे चल पड़े जिसमें बाजवा साहब थे। तो ये डाउट इनको क्लियर करना पड़ेगा। हुकूमत में भी कौन सा खान साहब ने कौन सा मैं तरह के कॉलर ले लूं। एक नौजवान कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मस्ती खान हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे मस्ती खान साहब आपको। जी सर। सर मुझे ये बताइए कि गालबन जो मेरे इल्म में है, जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेट किया, आप 26-27 साल के नौजवान हैं और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना? सर ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ, जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो जब मैंने सर्वे किया पीपल्स पार्टी और उसके बाद जो सिंध सूबे के अंदर हमारी रिहाइश शुरू थी, तो मसले का हल जो है वो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के जरिए हम हल कर सकते हैं। इसीलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अगर लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और मेरे में जो जज्बा है उसके लिए पीपल्स पार्टी से बेहतरीन प्लेटफॉर्म को मैंने। अच्छा, तो आप गालबन सिंध के दूसरे शहरों में भी आप गए होंगे और वहाँ पे बहुत सारे शहरों में अभी तक सड़कें नहीं हैं, अभी तक सेवरेज सिस्टम नहीं है। 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर जब पहले इतने बड़े गैप हैं अवाम और हुक्मरानों के बीच में, तो फिर आप वो कैसे फुलफिल करेंगे? सर असल में इस तरह है कि देखिए हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं ना। अभी देखिए आप खाली वो बता रहे हैं कि जो नहीं हुआ, अगर उस चीज का जिक्र करें, जैसे आप ये रोड चेक कर लें कितने अच्छे हाईवे बने हैं, हम अगर उस चीज की तरफ जाए उसको देखेंगे तो हमें दिखेगा। हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छा एजुकेशन के जो सिस्टम हो गए, अभी तो अगर आप उठा के देख लें सर, वो मुकम्मल तौर पे जो है ना पीपल्स पार्टी ने और गवर्नमेंट ने बदल दिया। आप देखें एक चीज जो है उसको दोनों तरफ से देखें, अगर कुछ मतलब कुछ काम नहीं हुए तो बहुत से काम हुए कि तो है, उस चीज को भी तो देखें। आप शादीशुदा हैं खैरियत से? तो आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ते हैं प्राइवेट में? जी गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट, चले फिर तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। और जितने हुक्मरान हैं जो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि वो स्कूल किसी मॉडल स्कूल से कम नहीं होंगे। तो ये रुझान कब होगा मुझे ये भी बताइए। और दूसरा मुझे ये बताइए, आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है कि आप उस हल्के को बेहतर बनाएंगे, उस हल्के के फंड आपको मिलेंगे? सर देखिए स्ट्रेटेजी तो मेरी यही है कि देखिए मैं खुद यंग हूँ,
रूप से बोला। तो एक तो अगर मैं यहाँ पे कामयाब होता तो मेरा जो मेजर हल्का जो है इसमें मिक्स आबादी है, तो मेरा मेन जो मकसद होगा वो सबसे पहले पानी का जो मकसद है उसके लिए मैं इस पर बहुत वर्क करूंगा। फंड जो होंगे हॉस्पिटल बनाना बहुत जरूरी है, तालीमी इदारे बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोगों की जरूरियात होंगी उस पर हम उतरेंगे और कोशिश करेंगे। अच्छा मसीह खान साहब, टिकट वैसे एक मासूमाना सवाल है, कितने में आपको मिला? सर टिकट मुझे जो है ना आप लोगों की दुआ से, आप हमारी दुआ से मिला। अच्छा, बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के इस साल माशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 6 करोड़ 8 करोड़ का उसका खाली टिकट बिक रहा है। ये तासुर दिया जा रहा है, लोग ये आपस में डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, या ये माज इल्जाम है? सर बात इस तरह है, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, मुखालफिन तो बहुत बातें करते हैं। हम अगर डिबेट पे जाएंगे कि मुखालफिन और हमें क्या सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ तंजीमों में वो क्या क्या चीजें लेके लोगों को जो है टिकट दे रहे, तो वो अलग बहस है। लेकिन मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ, कराची के और भी काफी कैंडिडेट हैं। ये एक मुखालफिन की तरफ से प्रोपेगेंडा है जो बनाया जाता है, जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो फिर इस तरीके से जो है ना पार्टियों को। लास्ट में आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं कि शेर को हम तीर से उसका शिकार करेंगे। इस्तेमाल किया था पेट फाड़ने का लफ्ज अलीम ने जो तहरीक इस्लाम पार्टी के, इनका पूरा नाम क्या है, जो अलीम साहब ने इस्तेमाल किया था ये पेट फाड़ने का अल्फाज। ये 2 बंदे हैं जिन्होंने पेट फाड़ने का, हाँ एहतसाब होगा, कानूनी कार्रवाई होगी और कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। इस तरह के अल्फाज उन्होंने कई दफा इस्तेमाल किए और उससे भी सख्त इस्तेमाल, पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, ये नहीं कानून के दायरे में। चले जो बात थी वो कानूनी तौर पर, अगर वो रिकॉर्ड हो जाए तो वो निकालिएगा। अच्छा मुझे चले ऐड कर देता है, रिकॉर्डिंग एक चीज है नहीं, आप जबरदस्ती की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो निकलवाए अभी चले सर, अभी अगर जरूरत है, अगर खान साहब की स्पीच ये मिल रही है कि जिसमें वो मुखालफिन को कहते थे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनके मैं पेट छोड़ूंगा नहीं, वो एक अलग बात है, छोड़ूंगा नहीं तो आज भी कहते हैं, पेट फाड़ूंगा लफ्ज अलग है। आज नहीं कह रहे सर, आज भी कहते नहीं छोड़ूंगा। रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी पे आज भी कायम है वो, और रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि जो कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे ये, चाहे वो है, सबके कानून की गिरफ्त में जो आएंगे वो उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने डाकू पैदा किए, जिन्होंने मंशियात फरोश पैदा किए, जिन्होंने स्ट्रीट क्राइम पैदा किए, ये सारे वही जिम्मेदार है जिन्होंने अरबों डॉलर लूट के मुल्क के बैरून ममालिक में जमा किए हुए हैं। सहाफियों ने सवाल किया ना फिर से कि खान साहब आपको तो पॉलिटिकल पार्टियां कहती रहीं कि बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन आप उस वक्त बात क्यों नहीं करते थे पॉलिटिकल पार्टियों से, क्या अब बात करेंगे? तो खान साहब ने कहा मैं उस वक्त भी बात करने के लिए तैयार था, मैं आज भी बात करने के लिए तैयार हूं। तो फिर वजह क्या है, मसला क्या है, मुअम्मा क्या है? बात करने के लिए तैयार हैं, वो लोग कह रहे हैं हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये टेबल टॉक कब होगी? सर ये टेबल टॉक रुकी हुई इसीलिए कि खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा, आओ मिलकर इस पे बात करें। उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक बंदा तैयार नहीं है। आपके सामने आपके कई प्रोग्राम में मैं बैठे चुका हूं, आए दावत दे खान साहब को कि आओ रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के लिए हम बैठ के सब सियासतदान बात करते हैं और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी का निफाज करते हैं, मगर नहीं, कोई नहीं आया नजदीक, ना आया है ना आएंगे ये, क्योंकि सारे के सारे चोर हैं जिन्होंने लूट मार करके अपने बैरून ममालिक में असासे बनाए हुए हैं, आज भी लूट रहे हैं और आज भी लूट रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है अवाम का। खान साहब ने भी तो सारे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सस्ती एनर्जी पाकिस्तान खुद तैयार कर सकता है, इसके बावजूद IPP से महंगी के बिजली के मुआहदे किए, पेट्रोल से चलने वाले जनरेटरों के मुआहदे किए, महंगे तरीन डॉलर्स के ऊपर चाहे नफा हो या नुकसान हो, डॉलर में मुनाफा इनको देना ही देना, इनको प्रॉफिट देना ही चाहिए, चाहे वो जनरेटर चले या ना चले। इस तरह के एग्रीमेंट करके इन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला और आप कह रहे हैं कि शख्सियत पसंदी हमारे मुल्क में कुछ नई नहीं है, और उन सियासी शख्सियात के लिए लोगों ने, उनके कारकुनान ने जाने भी दी हैं और कोड़े भी खाए। अभी आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे कि बड़ी टिकटें बढ़ती हैं हर 5 साल बाद, आप हमसे पूछें कि मौलाना साहब कौन सी टिकटें बांटते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जन्नत की टिकटें बांटते हैं। क्या कहेंगे राहत साहब, ये सियासी कैंपेन चलाई जा रही हैं? देखिए साजिद, टिकटें तो हर पार्टी
नहीं, मौलाना साहब जन्नत की टिकटें बांटते हैं। अब ये नहीं पता कहाँ बांटते हैं। अगर मतलब जो उनसे टिकट लेगा उनकी पार्टी की, वो उस पे जन्नत वाजिब है। अब ये क्या कह सकता हूँ मैं कि ऐसा अगर फार्मूला है कोई उनके पास, तो मेरे नहीं, ख्याल ये से उनकी कैंपेन में उनकी पार्टी के लोग, एक मौलाना साहब बड़े जज्बात में आके वो बह गए, उन्होंने ये सब कुछ कहा और लोग बड़ी खुशी से वो सुन रहे थे उनकी बयानात, उनकी ये तकारीर। सर मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई ऐसा है कम उस इलेक्शन से पहले राना सलाउल्लाह के बयान भी मौजूद है। मैं अक्सर एक इलेक्शन से पहले अक्सर सवाल किया करता था मैं पीटीआई के लोगों से और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों से कि अवाम महंगाई की सताई हुई है, अब कैंपेन करने बड़े होश से जाइएगा, हार ना पहना दें किसी और चीज के। ऐसा होता है, देखिए महंगाई तो जाहिर है तो सबको लेकिन कमर इस तरह तोड़ के दी है। वाकयात कुछ हो रहे हैं इलाकों में, बिल्कुल कुछ हो जगह रहे पे हैं, मैंने बिल्कुल। मेरे रिपोर्ट में बिल्कुल हो रहे हैं सर, हम भी फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग जाहिर है कि ऑफ कैमरा भी हमसे बात करते हैं और वो यही कहते हैं कि महंगाई तो देखें, महंगाई का बोझ जो डाल दिया है और जो आने वाला दौर है उसमें महंगाई आप क्या कम होगी। लोग सियासी जमात कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट कम कर देंगे। कैसे 300 यूनिट आप फ्री कर देंगे? बिलावल साहब कह रहे हैं ना सोलर वोलर लगवाएंगे। सर IMF से वायदा क्या तोड़ देंगे? ये IMF से जो वायदा हुआ है उसको तोड़ देंगे, 300 यूनिट फ्री हो जाएगी। अभी आपने वो कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़क दिया, तो फिर अभी मैं जो बात अब आपसे करने लगा हूँ, जो सवाल फिर मैं आता हूँ सलीम साहब के पास, के इलेक्ट्रिक जो कराची को बिजली फराहम करता है 20 साल का उसका वो कर दिया एक्सटेंड। बताएं। ये जुल्म है सर कराची वालों के लिए। अब आने वाली हुकूमत बताऊं क्या बोलेगी? वो ये बोलेगी कि हमने मायदा थोड़ी किया है, ये तो निगरान हुकूमत करके चली गई। तो ये सारी निगरान हुकूमत के चीजें पास ये इख्तियार है क्या? निगरान हुकूमत के पास बिल्कुल भी अवाम की इख्तियार राय कहाँ है? बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। और खास तौर पे कराची के साथ ये जुल्म हुआ है कि आपने 20 साल का लाइसेंस उसको और एक्सटेंड कर दिया, जो अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं अवाम की जेबों से। जुल्म की इंतहा है सर, ये तो इस पे तो कोई शख्स भी एक मेरी इतलात के मुताबिक मेरे जरा बताने की जमात इस्लामी ने कोई पटिशन दायर की है बस। इन सारे इशू पे जमात के अलावा बोलता कौन है सर? कौन सी जमात बोलती है? क्या मुत्तहिदा बोलती है या पीपल्स पार्टी बोलती है? मैं सलीम साहब से पूछूं, सलीम साहब 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को गालबन 4 दिन पहले लाइसेंस दे दिया गया और वो पब्लिक हो गया, तमाम चैनलों पर उसकी खबरें चलना शुरू हो गई, अवाम की राय कहाँ है? और निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस तरह के फैसले कर सके। क्या आपको लगता है कि इन फैसलों को रिव्यू किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, असेंबलियों में लाया जाएगा, या कि वो कहना कि बस जी अब 20 साल के लिए आपके इलेक्ट्रिक के जो मजालिम हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के धरने, ओवर बिलिंग, लोगों की अमवात होना, ट्रिप हो जाना, लोड शेडिंग, सब सही है? क्या ही अच्छा ना होता कि बहुत सारी बिजली तकसीम कारों से आप प्रपोजल मंगवाते, स्कूटनी करते, अवामी राय को मद्देनजर रखा जाता, अवामी हुकूमत ये फैसला करती? क्या कहेंगे? तो आपकी बात सही है, होना तो यही चाहिए था, मगर फिर पीछे कमीशन कौन देता इनको? असल चीज तो यही नहीं है, असल चीज तो वो करप्शन है। जो के इलेक्ट्रिक तो सिर्फ एक वो है, मोहरा है जो एक हिस्सा आवाम से लूटती है, जो आवाम को लूटती है, आवाम को निचोड़ती है, आवाम को खसोटती है, आवाम का गला दबाती है। उसमें से पीछे जो इन लोगों को कमीशनें मिलती है, जो पीछे इन लोगों को जो अमाउंट जाता है इन लोगों को, ये सारे इसके अंदर जिम्मेदार है। और ये जो फिर करप्शन की मनी जो डॉलर में तब्दील होकर बाहर मुल्क जा रही होती है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो डॉलर जिसकी मर्जी में डॉलर जाके ओपन मार्केट से खरीद ले। ये यूएई और पाकिस्तान दुनिया में 2 वाहिद ममालिक हैं जिसमें मुकम्मल आजादी है कि जिसकी मर्जी में जाके डॉलर खरीद ले, और फिर यही करप्शन की मनी बाहर मुल्क में जाती है। मसला तो वही है ना सर। बिलावल साहब जो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं सर, 300 नहीं, वो 500 यूनिट दे सकते थे। अगर ये डॉक्टर समर मुबारक की बात मान लेते तो 500 यूनिट फ्री बिजली न सिर्फ पूरे सिंध को दे सकते थे, बल्कि हर मोटरसाइकिल वाले को 5 लीटर पेट्रोल वीकली या हर सेमाई में जो है ना उनको 5 से 10 लीटर पेट्रोल भी फ्री दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर समर मुबारक एक मिनट से पहले बात मुकम्मल होने दिया। डॉक्टर समर मुबारक ने पहले ऑफर की कि भाई आप
हमें इजाजत दें कि हम जो है ड्रिल करें, हमें फंड मुहैया करें। हमने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो इससे कोयले के कानों के अंदर हम ड्रिल करके बगैर खुदाई के बगैर कोयला निकाले, सिर्फ ड्रिल करके हम वहीं से पेट्रोल निकालेंगे, वहीं से डीजल निकालेंगे, वहीं से गैस निकालेंगे, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। ये सारी चीजें दस्तयाब हो सकती थी। पाकिस्तान के पास कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ सिंध पूरे पाकिस्तान को उधर से बिजली मिल सकती थी डॉक्टर समर मुबारक के फार्मूले के ऊपर, मगर नहीं दिया गया। पाकिस्तानी कौम को सहूलत नहीं दी गई। पाकिस्तानी कौम को गला दबा के रखना है, इनको पाकिस्तानी कौम को निचोड़ के रखना है, पाकिस्तानी कौम को उलझा के रखना है, ताकि पीछे से हमारी मादनियात ये खाएं, लूटे, पिए और कौम अपने में ही उलझी रहे। और जो समझ हासिल करते जाए, जो पढ़ लिख के थोड़े होशियार होते जाए, उनको बैरून मुमालिक एक्सपोर्ट करते जाओ। तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग जाओ बाहर जाओ। और यही सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के साथ में। तब्दीली कौन लाएगा? आप लोग तो ना ला सकते। तब्दीली लाने वाले को जिसने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे लगाया, जिसने 70 साल में पहली दफा 10 डैम बनाए, जिसने एहसास प्रोग्राम दिया, जिसने जो है वो सस्ती बिजली के लिए जो है वो डैमों की तामीर शुरू की ताकि वहां से हमें सस्ती बिजली भी मिले और दीगर भी हो, जिसने इकोनॉमिक ग्रो की, जिसकी जीडीपी की ग्रोथ 6.1 पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुई विदाउट एनी किसी बैरूनी इमदाद के, उस बंदे को आप लोगों ने जेल में डाल दिया, जिसने पाकिस्तान को प्रॉफिट में लाया। पाकिस्तान को प्रॉफिट में लाया। क्या साहब बताऊं आपको? मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं आपको, अगर इनको मालूम ना हो तो दोबारा बताऊंगा। बता चुके। पाकिस्तान को प्रॉफिट में दे के गए थे, पाकिस्तान को नुकसान में दे के नहीं गए थे। उस बंदे को आपने जेल में डाल दिया। 16 महीने के अंदर पाकिस्तानी कौम का बड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। कोई पुश्ताने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में। और जिसको देखो बदमाश बने हुए, जिसको देखो अपने इदारे का जो है नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, अपने लोगों के ऊपर रोक दबदबा कायम किया हुआ है, इदारे के अंदर कवानीन गलत बनाए हुए। तमाम कवानीन में तब्दीली लाने की जरूरत है सर। तमाम कवानीन में, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो जुडिशरी के हो, चाहे वो इदारों के दीगर इदारों के हो। कैंपेन कर रहे हैं आप? करने दी जा रही है कैंपेन हमारी चालू है, अगर स्पीड सोए, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब वक्त ब वक्त तेजी आती जाएगी। इतवार को लोग निकल रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से भरपूर तरीके से निकलेंगे और आपकी सोच से कई गुना ज्यादा निकलेंगे। अच्छा जी। तो ये फिर 8 फेब को भी निकलेंगे? 8 फेब को तो आप सोच भी नहीं सकते हो। हमें उम्मीद है अल्लाह की रहमत से। अच्छा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कौम में वो जज्बा पैदा करें कि वो 8 फेब को निकले और 60 से 70% लोग बाहर आए और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, ताकि थप्पा माफिया और क्रिमिनल माइंडेड के जो हमारे पर मुसलत है, जो बैरूनी आकाओं के इशारों को पाकिस्तानी कौम को गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहे हैं, उनको जो है शिकस्त फास्ट हो, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है सर। चले, क्या कहेंगे शाह साहब? और ये तमाम तक जो हरामीपना हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल 100% ये हरामीपना है सर। ये हरामीपना है जो हो रहा है मुल्क के अंदर में, और ये नहीं होना चाहिए। और ये बैरूनी आकाओं को और हमारे अंदर के दुश्मनों। राहत, आप क्या कहेंगे? ये सिक्योरिटी खदशात हैं इस वक्त मुल्क में, तालीमी इदारे इस्लामाबाद में कुछ बंद हैं, रियासत के लिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, कुछ धरने के हालात हैं वहाँ पर, फिर इलेक्शन सर पर हैं, खुशअस्लूबी से हो जाएगी मामला। तो सिक्योरिटी के हालात तो हमेशा से ही हैं और चलते रहेंगे। ये अभी कुछ थ्रेट है क्या? तालीमी इदारे कुछ ये बंद हैं? तो सुनने में आया है निगरा हुकूमत की तरफ से। आज मेरे ख्याल से पंजाब में 144 भी लगा दी है कि जलसे वलसे नहीं कर सकते आप, लेकिन माशाल्लाह से नून लीग का रैली चल रही है। देख ले आप, वो नून लीग की इतवार की बात आई, जमहूरियत नहीं है, सवाल लग गया। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में सबको फ्री फिल्म देनी चाहिए। आप अगर नहीं तो अभी पीटीआई वाले जलसे वलसे कराची में मुल्क भर में रखें, प्लान करें, जलसे करें, किसने मना किया? कैसे करेंगे सर? अच्छा, कौन करने देगा इनको? अच्छा, पकड़ लेंगे? क्यों पकड़ लेंगे? क्यों पकड़ लेंगे? ये तो आपको पता है कि क्यों पकड़ लेंगे, इस वजह से कि अच्छा, वो NA 248 की वीडियो भी वायरल हुई थी 3 दिन पहले, उधर मारधाड़ हुई है पीटीआई के इलेक्शन कैंप पे। हाँ, गालबन आपकी नजरों से गुजरी हो? ऐसा हुआ है। सियासी पार्टी थी वहाँ पे इन्वॉल्व? देखें, ये छोटी मोटी तो चलती रहेगी, ठीक है सर। ये छोटी मोटी नहीं थी, ये प्रॉपर प्लान अटैक था। जो एक होता है ना, छोटी मोटी रैली जा रही है और तू मैं हो गई और फिर मारदार हो गई, ये वो चीज नहीं थी, बल्कि तो इलेक्शन के दौर में आपको पता प्रॉपर जो है ना अटैक किया गया था, प्री प्लान करके। ये जो है ना इस तरह के जो, उसके बाद में कुछ पकड़े भी गए और एमक्यूएम के लोग शामिल थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। इन्होंने पीपल्स पार्टी की रैली पे और उनके कैंप पे भी हमला किया था, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। मैं आता हूं एक लास्ट में, क्या एमक्यूएम पे ये इल्जाम है? क्या एमक्यूएम वापस
जोहो जलाल से उतर चुकी है क्या कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान? उतर तो चुकी है, जाहिर है, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी 26 सीटें वापस लेंगे। जो आज कैसे लेंगे? ये मार धाड़ करके? अब ये नहीं पता, बस ये इल्जाम लग रहा है ना ये सर? कहा है कि हम 26 अपनी सीटें जो नहीं हमारी तो चली गई थी, ये वापस PTI वाले लेंगे। कह रहे हैं कि वो एमक्यूएम के लोग थे। लेकिन बात ये है साजिद के, देखें अगर देखा जाए तो पीटीआई ने तो 3.5 साल हुकूमत की। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। ये जो पीटीआई NA 248 पे जो हमला हुआ, खूनम खून हो गए वहाँ के कैंडिडेट, सर फटा उनका, उनके तोड़ फोड़ दी सारी चीजें, कौन लोग थे वो? अभी तो नाम और बहुत से साथ में है, नामालूम है। इनका इल्जाम है कि अच्छा। एमक्यूएम वालों ने किया है इस तरह। जैसे पीपल्स पार्टी के अभी 4-5 दिन पहले आपको याद है फायरिंग वायरिंग भी हो गई थी इनके उसमें, तो उसमें भी इनका ही नाम आया है। एमक्यूएम के खिलाफ FIR भी कटी है। तो FIR कटी है तो इसका मतलब एमक्यूएम से उनकी एफिलिएशन थी ना अभी लोगों की? तो इलेक्शन कमीशन ने FIR कटवाई है इनके खिलाफ कि इनके लोग मुलविस थे। और आपका क्या तजुर्बा कह रहा है, कौन लोग थे, तजिया क्या कह रहा है, आपकी रिसर्च क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम तो उसमें नहीं थे। जाहिर है ये तो पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं कि कौन था कौन नहीं था। ये तो सियासत का एक हिस्सा भी है, अगर देखा जाए तो सियासत भी है ना। ये तो नहीं कह सकते सर, उसका बदमाशी का हिस्सा कह सकते हैं। मजलूम बदमाशी का हिस्सा कह सकते हैं आप, सियासत तो नहीं कह सकते। सियासत तो ये नहीं आप लोगों का खून बहाए। देखो वो जाहिर है कि अगर उनके कैंप पे कोई हमला होगा तो वो आप लोगों पे इल्जाम लगाएंगे। ये तो है, ये तो सर हमला करने वाले जो है वो मुजरिम होते हैं और मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ के हो, चाहे वो किसी भी तरफ के हो। सर मैंने क्या चाहे वो किसी भी तरफ के हो, मुजरिम है। सामने इलेक्शन आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है एमक्यूएम के ऊपर FIR कटवाई है। आप खुद ही कह रहे हैं उसमें बात है जो पीपल्स पार्टी जो भी है कटी ना उनके ऊपर, आप खुद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मुझे तो नहीं मालूम इस बात चलिए का। मुझे सिर्फ लास्ट में बताइएगा, इस्लामाबाद के कुछ तालीमी इदारे बंद हैं, फिर दफ़ा 144 की बातें, और फिर ये जो आपके कैंप पे इलेक्शन कैंपेन पे ये जो हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। हर किसी को हक है अपनी अपनी कैंपेन चलाएं, लोगों की मोबिलाइजेशन में किरदार अदा करें, लोगों को अपने उनके मसाइल सुने, फिर उनका हल बताएं। क्या सारे आपके कैंडिडेट घर पे ही बैठे हुए हैं, नहीं कर रहे कैंपेन? डर है आपको, सर खर्चा है आप कोई? कैंपेन तो आप अपनी जगह पे एक चलती रहेगी, और पीटीआई को कैंपेन 2 दिन में भी पीटीआई ना सबको कन्विंस कर लेगी। आप उसका हमारी कैंपेन का टेंशन न लें, टेंशन लें आप आम आवाम का, जिनके साथ में जुल्म और सितम हो रहा है। अभी आपको पता है 16,000 रुपए के लिए, यानी $57, 16,000 रुपए, उसके लिए एक शख्स ने अपने बीवी बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद अपने गले में फांसी का फंदा लटका के खुदकुशी कर ली इस कर्ज के लिए। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये हर गरीब शख्स को मिल रहे थे, वो उन्होंने बंद किए, लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में एक शख्स की लाश जिसने खुदकुशी की, अपने आप को गले में फंदा डाल के पुल के ऊपर लटक गया, 2.5 घंटे तक उसकी लाश जो है वो लटकी रही, किसी ने उसको देखा तक नहीं। 2.5 घंटे तक मरकज इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में लाश लटकती रही। कौन से मिनिस्टर ने रिजाइन किया, कौन से IG ने रिजाइन किया, कौन से DIG ने रिजाइन किया, कौन से SHO ने रिजाइन किया, जिसके इलाके के अंदर में जो है ना 2.5 घंटे तक लाश लटकती रही और किसी ने उसको देखा तक नहीं है, किसी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। ये हमारे मुल्क को तनज़ुली की तरफ धकेल रहे हैं सर। और जो है आप बजाय इसके कि आप तनज़ुली की मजम्मत करें, आप इसके ऊपर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जैसे अरशद शरीफ साहब करते रहे, जैसे इमरान रियाज साहब करते हैं। और पुल सरात पे उन्होंने कांटे भी खाए, शहादतें भी पाई, मगर उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए हमारे एंकर हजरात जो है वो तैयार नहीं है। और जिसकी वजह है कि इनके हौसले बढ़ रहे हैं। अगर सबके साथ मुतहद हो जाए तो इनका इतना हौसला नहीं है कि ये इस तरह के काम कर सकें, जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को मजबूर किया जा रहा है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, थ्रेट है हमारे इदारों को। सर ये तो आपको इदारे ही जवाब देंगे कि क्या रीजन है, क्या थ्रेट है और क्या है क्या नहीं है। और इन तमाम तर थ्रेट और तमाम तर जो ये हालात हैं, उनके वाकयात की जिम्मेदारी जो हमारा हुक्मरान तबका है, जिन्होंने करप्शन को
और कानून की हुक्मरानी को खत्म किया इलेक्शन के है, रिजल्ट जिसकी जो भी वजह आएंगे, से आप लोग तस्लीम बागी पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बागी पैदा होते हैं, जिसकी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरते हैं, मगर ऊपर बैठे हुए जो अय्याशियां कर रहे थे वो लड़ाने के पैसे लेते हैं सर, वो आपस में लड़ाने के पैसे ले रहे होते हैं, उधर से बागी तैयार करवाते हैं, इधर से फोर्सेस के लोग जवान तैयार होते हैं, उनको लड़वा के वो बाहर के ममालिक से लड़वाने के पैसे लेते हैं और कोई पूछता नहीं है उनको। इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? सर इलेक्शन के रिजल्ट तो आपके सामने पहले से धांधली ज्यादा चल रहा है, उसको कौन तस्लीम करेगा? तो आप दुनिया में कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं contest कर रहे हैं, आप कह कर रहे हैं हम हम तो लड़ेंगे हर इलेक्शन। धांधली का मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे हमारे को जितना भी नुकसान आप हो। बाइकआउट करें अगर धांधली हो रही है तो ये अगर लोग तो आपको यही ऐसा लग चाहते रहा हैं ना, ये तो चाहते ही कि पीटीआई बैकआउट करे, ताकि इनके लाए हुए दूल्हे, जो इनके लाए हुए दूल्हे साहब है वो आराम से जो है ना वो सीट पे बैठ जाए। मगर सर इतनी आसानी से अवाम इनको नहीं बैठने देगी जितनी आसानी से समझा हुआ है। ये अपने हल्के तक में एक जलसा नहीं कर सकते, ये अपने हल्के में एक बात नहीं कर सकते, वो आप क्या समझते? तो फिर जब आपके अगर सीटें अल्लाह ना करे आपकी कम आएंगी तो फिर आप कहेंगे हम तो बता रहे थे ये तो धांधली है, तो ये तो अभी से बता रहे थे क्या? ना लड़े ना आप लोग लड़ेंगे सर, हम हर धांधली का मुकाबला करेंगे, हम हर धांधली का मुकाबला करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे, मगर खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे खान साहब का उसूल है कि लड़ाई आखिरी बोल तक लड़नी है। और रिजल्ट को फिर नहीं मानेंगे अगर हमारे रिजल्ट नहीं मान रहे सर, दे दें बायोमेट्रिक आवाम को हक, तो मानेंगे रिजल्ट को, दे दें आवाम को बायोमेट्रिक ताकत का सर्टिफिकेट बना दें आवाम को, क्यों नहीं बनाते आवाम हमने को? तो नहीं कहा था ना कि कानून साजी उस वक्त करते ना ऑपोजिशन सर आपको क्या हो गया है सर, क्या हो गया आपको? ईवीएम मशीन तक का कानून बना दिया था इन्होंने, फौरन के पढ़े लिखे लोगों को वोट का हक देना है उसका कानून बना दिया था इन्होंने, बाकी बाद में आके रोड पे किया इन्होंने और रोड पे किया इसका कानून। अपोजिशन क्यों एग्री होगी सर? अपोजिशन क्यों एग्री होगी इसमें? तो फिर कानून कैसे बनेगा? क्यों एग्री असेंबली में आपको कानून साजी के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजोरिटी नहीं है बनाया था ना, जब हमारी मेजोरिटी थी तभी बना था, जब इनकी मेजोरिटी हुई इन्होंने खत्म कर दिया। उसमें आपने क्यों एहतजाज नहीं किया? उसमें क्यों आपकी जबानों को ताले लगे होते कि भाई ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए? क्यों सारे अंकरों की जबानों पे ताले लगे होते? क्यों आप लोग नहीं बोल रहे थे? बोलना चाहिए था ना आपको, सिर्फ एक अरशद इमरान याद और दीगर बोल रहे थे, आप लोगों ने क्यों साथ नहीं दिया इनको? आप लोगों को भी देना चाहिए था इनको साथ। जो उन्होंने शिके रखी थी उस वक्त की ऑपोजिशन ने, मैं वो अभी रिपीट कर देता हूं, अब आपने कहा कि आपने क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा था एक तो हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला है, उसके बाद ये हैंग हो जाएगा सिस्टम। सर ये ईवीएम मशीन आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारे आते वोट डालते, 6 में 5 मिनट कम पे क्लोज हुआ, बटन दबता, रिजल्ट आ जाता 5 मिनट के अंदर में बाहर, ये लो भाई, 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 सबको रिजल्ट मिल जाता है, वो अपना रिजल्ट लेके चले जाते हैं। और कौन सा सिस्टम इसमें और हो जाता? हर तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट इसी तरह निकल के मिलते हैं इनको, इसी सेम सिस्टम के तहत मिलते हैं और टोटल हो क्या इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था? नहीं, इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था। इंटरनेट इन्वॉल्व होता तो उसमें धांधली के चांसेस बढ़ते, सही, हैकिंग के और दीगर चांसेस बढ़ते। मेरा ये था, उस वक्त की ऑपोजिशन ये भी कह रही थी कि इंटरनेट की सहूलत पे हैक हो जाएगा ये मामला। जी सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा एक और मसला जो पीटीआई को दरकार है ना, वो ये नहीं है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, किस तरीके से लड़ेगी, कैसे लड़ेगी। इस वक्त 2 मसले सबसे अहम है। एक जो पीटीआई का मसला ये जो इंतखाबी निशानात अलग अलग है, तो इसके लिए बैसत पार्टी, मैं चेयरमैन साहब से अपील करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि बैसत पार्टी अगर पीटीआई मौजूद है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन और अदालत ने कहा कि भाई एज ए पार्टी मौजूद है, ना पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, न पाबंदी है, तो इनको चाहिए कि हमारे जितने भी आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए पीटीआई के उस पे, उन तमाम के निशानात जमा करके सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा दें कि भाई ये सारे हमारे कैंडिडेट है पीटीआई के जो हमारे परचम तले लड़ रहे हैं और हमारे सारे निशानात, आपने हमसे एक निशान लिया था, ये सारे निशानात हमारे, ये तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन में और तमाम के तमाम निशानात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फायजीसा साहब को दे दें और साथ में उनसे पूछे भाई आर्टिकल 17 आइन की आर्टिकल 17 और शिक नंबर 2 की वजाहत भी करे कि वो सच्ची है या तुम सच्चे हो, साथ में उनसे इसका जवाब भी ले। चलें लास्ट में मैं चाहूंगा मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवानों को? वोट की अहमियत कितनी है और ये वोट मुल्क की तकदीर बदलेगा, कौमों की तकदीर बदलेगा। टर्न अराउंड, अभी जो बातें की जा रही हैं कि लोग नहीं निकलेंगे, मीडिया पे एक ये बहस है, अकाबरीन कह रहे हैं कि सर्दियां हैं, लोग अपने कामों में हैं, फिर रिजल्ट से कुछ लोग मुतमईन नहीं होते तो कहते हैं छोड़ें जी, सो जाते हैं, छुट्टी का दिन है। आवाम निकलेगी? सर इनकी कोशिश यही थी,
इसी वजह से इन्होंने डिले किया इलेक्शन कि फोग हो, धुंध ज्यादा हो, ठंड ज्यादा हो, लोग कम निकले, कुछ असर होता है। इसीलिए जो है आप सुन रहे होंगे अभी भी कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ताकि आवाम में होंगे नहीं होंगे, एक बंदा वो हो जाता है ना कि इसी वजह से आप देखेंगे इलेक्शन मुहिम भी वो भरपूर तरीके से कैंडिडेट्स नहीं चला रहे, चाहे किसी भी पार्टी के हो। ठीक है, पीटीआई की स्लो है, मगर दीगर पार्टियों की भी तो काबिल जिक्र नहीं है, जिसको हम कहेंगे बहुत अच्छी चल रही है इलेक्शन मुहिम, इन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन में, वो चीज नहीं है, ये चीज नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह यही है कि आवाम को ये लोग वो डगमग में रखना चाहते हैं कि कम से कम वोट पड़े ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा धांधली का मौका मिले। चलेंगे, आप क्या कहेंगे, आवाम निकलेगी शाह साहब? बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि इस दफा फर्स्ट टाइम वोट जो डालेंगे वो 2.5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों का वोट है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम डालेंगे वो फर्स्ट टाइम डालेंगे, तो वो निकलेगी। नौजवान ही इस इलेक्शन का फैसला करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, आप ये देख लीजिएगा। ये 2.5 करोड़ नौजवानों को न सिर्फ अपना वोट डालना चाहिए बल्कि अपनी फैमिलीज को भी साथ में ले जाकर इनको वोट डालना चाहिए। इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, कौम का मुस्तकबिल आज इनके हाथ में। तो ये जो इतवार की पीटीआई के लोग निकलने की बात की है चेयरमैन पीटीआई ने, बानी पीटीआई ने, तो ये आपको लगता है कि अवाम में भी जज्बा है? क्योंकि 9 मई फिर उसके बाद भी आज तक इनको एक सामना तो है ना। बात तो की है, अब ये तो पीटीआई वालों का काम है कि लोगों को किस तरह मोबिलाइज करते हैं निकालने के लिए। माधव साहब की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं आप निकलें, आप वोट करें, उनके वीडियो मैसेजेस तो चल रहे हैं। मतलब यही है कि खुद तो निकले, खुद तो जेल में कैसे निकलेंगे सर? दूसरी कयादत तो निकले ना, तीसरी कयादत तो निकले ना, कोई तो नजर आए ना सर जो आवाम के साथ खड़ी तो हो। तो सर आप देखेंगे तो आपको चाहो तो चलते हुए नजर आएंगे पीटीआई वाले भी, मगर हम देखेंगे इतवार को आएंगे। जी आप देख लीजिएगा, भरपूर तरीके से आएंगे। पीटीआई वाले सारे ये सोच रहे हैं कि बस 9 फरवरी को जब हम उठेंगे ना तो रिजल्ट हम देखेंगे कि बस अच्छा हो गया, हम जीत गए होंगे, हम जीत गए हैं, बस इस वक्त का ये रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने कहा था 50 सीटें पीपल्स पार्टी पीटीआई ले रही है। 50 सर 150 का मैं आपको कह रहा हूँ 100% 150 से ऊपर ही आएंगे, 150 से कम नहीं आएंगी। 150? हाँ 150 सर 150 से ऊपर तो 100 कुछ 173 266 पे पीटीआई 266 के ऊपर पीटीआई 71 तो आप 266 में जब आपके हाथ में 266 में आज हमारे साथ में भरपूर तरीके से अवाम है। उस वक्त भी हमारे पास थी अवाम भरपूर तरीके से, मगर आज हमारे पास पहले के मुकाबले दुगनी तिगनी अवाम है। और हम अवाम की ताकत से जीतेंगे, हम अवाम की ताकत से जीतेंगे, किसी और PDM 2 बनेगी दोबारा। अच्छा चले और PDM 2 बने तो पाकिस्तान का हाल भी PDM 2 वही करेगी जो पहले की है। चले जी, मुझे साजिश से इजाजत, जी मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ।